हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। हमारी डेली स्पेशल वोकैब क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्लास आपको डेली 10 AM पर मिल जाती है। राइट 10 AM पर ये क्लास अपलोड हो जाती है। इस क्लास के बेनिफिट्स बताता हूँ। देखो, इस क्लास में ना जो डेली का एडिटोरियल होता है, द हिंदू का जो डेली का एडिटोरियल है, वहाँ से मैं वोकैब सेलेक्ट करता हूँ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट वोकैब है, मैं केवल उसको सेलेक्ट करता हूँ और उसको मैं यहाँ पर रखता हूँ। तो ये आपको जो वोकैब इसमें है वो सारी एज इट इज़ आपको एग्जाम में रखी हुई मिलती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसको मैं डिटेल में करवाता हूँ। उसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, उसका हिंदी मीनिंग, उसका इंग्लिश मीनिंग, देन एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, तो ये सारा कुछ मैं इसके साथ में कराता हूँ। उसके अलावा ईडियम्स एंड फ्रेजेस भी इसमें रखते हैं, फ्रेजल वर्ब्स रखते हैं, और लास्ट में इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी मिल जाते हैं। तो भाई साहब, एक ही क्लास में आपको ये 20 से 25 के बीच में चीज़ें मिल जा रही हैं, एक सिंगल क्लास में मात्र आधा घंटे के अंदर। तो भाई इस क्लास को ये बेस्ट चीज़ बनाती है कि इतना कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में आपको किसी भी क्लास में, एक सिंगल क्लास में इतना सारा कुछ नहीं मिलेगा। उसके अलावा ये तो चलो मिल भी जाएगा, मैं मानता हूँ, ठीक है, कोई ना कोई करा रहा होगा, लेकिन उसके अलावा जो इसमें क्लास में स्पेशल चीज़ है वो है ये लास्ट में जो पार्ट है, ये ट्रिकी एमसीक्यूज़। क्या है भाई ये ट्रिकी एमसीक्यूज़? देखो, ये जो मैं सारी चीज़ें आपको कराता हूँ, एंटोनियम, सिनोनियम, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारा कुछ मैं तरीके से आपको समझा देता हूँ। उसमें कुछ ट्रिक लगाता हूँ या जैसे भी तरीके से समझाता हूँ वो आपको आराम से वहाँ पर समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या होता है ना कि हम जब नई चीज़ को पढ़ते हैं तो वो एक बार में हमको समझ में नहीं आएगी, मतलब समझ में आ जाएगी लेकिन आपको याद नहीं होगी। तो मैं इन सभी के हर वर्ड के लिए, हर ईडियम के लिए मैं करता हूँ एक ट्रिकी एमसीक्यू बना लेता हूँ। सबके लिए एक एक ट्रिकी एमसीक्यूज बना लेता हूँ, जिसको आप अटेम्प्ट करते हो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में होता है जो आपको एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चंस। तो उससे जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये आपको ट्रिकी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के बाद आपको परमानेंटली याद हो जाते हैं सारा कुछ। तो इस क्लास का खास बात यही है कि आपको कुछ भी खुद से एफर्ट नहीं करना है। इस क्लास को बस आपको देख लेना है कंसंट्रेशन के साथ, वन गो में, और बस उतने से ही आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कुछ ही महीनों में आपका वोकैब का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाएगा। आप बन जाएंगे वोकैब के चैंपियन। उसके अलावा मैं बताता हूँ 7 बजे, राइट, 7 से 7:30 के बीच में, कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है 10-15 मिनट का, तो 7 से 7:30 के बीच में हमारी एडिटोरियल की क्लास आती है। ठीक है, एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास आती है, जिसके अंदर हम वोकैब भी देखते हैं, ठीक है, और रीडिंग का पार्ट होता है और ग्रामर। ये वाले वर्ड्स वहाँ पर भी मिलते हैं आपको वोकैब के, और एक रीडिंग और ग्रामर। तो ये 3 पोर्शनों से एक सिंगल क्लास से, एडिटोरियल वाली क्लास से कवर हो जाते हैं। अगर आपको रीडिंग की दिक्कत है, आपको पढ़ना नहीं आता, चीज़ें समझ में नहीं आती, या आपको ग्रामर की दिक्कत है, तब आप एडिटोरियल की क्लास लें। अगर आपको वोकैब की प्रॉब्लम है, अगर आपको वोकैब की प्रॉब्लम है, तो आप ये 10:30 डेली स्पेशल वोकैब की क्लास लें। ठीक है। अगर आपको दोनों ही चीज़ों में दिक्कत है, आपकी रीडिंग भी खराब है, आपकी ग्रामर भी खराब है और आपकी वोकैब भी खराब है, तब आप एडिटोरियल और वोकैब दोनों की क्लासेस लें। आधा आधा घंटे की क्लासेस होती हैं, जिसको आप 2x पर भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो आपका मुश्किल से 1 घंटा खराब क्या होगा यार, आपका 1 घंटा लगेगा। 1 घंटे में आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत अलग चला जाएगा कुछ ही महीनों में। और इस चैनल पर मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो केवल और केवल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। मैं फालतू कुछ नहीं पढ़ाता, फालतू का मैं आपको मोटिवेशन भी नहीं देता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि आप उड़ सकते हो, कि आप उड़ जाओगे, अगर आपने ठान लिया तो आप उड़ जाओगे। यार कैसे उड़ जाओगे आप कैसे उड़ जाओगे अगर आपके पास पंख नहीं है? ये सब चीज़ें, ये फालतू की बातें होती ना, कि मोटिवेशन से आप कुछ भी कर जाओगे क्या, पानी पे चलने लग जाओगे क्या? अरे सिंपल है यार, मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, आप सिलेक्शन लोगे, बस इतना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस के थ्रू ही होती हैं सारी चीज़ें, एक दिन में सीखने से कुछ नहीं होगा। आप सोचते हो एक एक दिन क्लास लगा ली, ठीक है, कल लगाएंगे, कल मिस कर दी, फिर परसों, तो आप हफ्ते में 2-3 दिन क्लास लगाओगे, उससे कैसे काम चलेगा? आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में कुछ, तो आपको वो काम डेली ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है करने का। ठीक है जी। चलिए, उसके अलावा हम बता देते हैं बेनिफिशरीज कौन रहेंगे इसके। वैसे तो इंग्लिश के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, किसी भी एग्ज़ाम में अगर इंग्लिश आ रहा है तो फिर वहाँ पर ये आपको बेनिफिट देगी ये क्लास। उसके अलावा भाई एसएससी एस्पिरेंट्स हैं जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ, सीएचएसएल या फिर स्टेनो, किसी भी एग्ज़ाम की एसएससी के जिसके अंदर इंग्लिश आती है, अगर उसकी आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। साथ ही बैंक के जो एस्पायरेंट्स हैं, रेलवे, डिफेंस जैसे एनडीए और सीडीएस, या फिर यूपीएससी एस्पायरेंट्स, इन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यूपीएससी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी वाले कहेंगे कि यार वोकैब का हम क्या करेंगे पढ़ के? भाई साहब, आपको आंसर राइटिंग करना होता है, और आंसर राइटिंग आप तभी कर पाते हो जब आपके पास शब्द होते हैं। आपको नॉलेज का तो भंडार है आपके पास, आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, सब कुछ पता है आपको,
ठीक है, लेकिन आपके पास शब्द ही नहीं है उसको बताने के लिए। कैसे लिखोगे, किस तरीके से लिखोगे? और अगर लिखोगे तो गलत वर्ड्स का आप यूज़ करोगे, और गलत वर्ड का यूज़ करना अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है भाई साहब। आपके सारे मार्क्स कट जाएंगे, सारी नॉलेज आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वोकैब की क्लास। ठीक है जी, तो ये सारे एस्पायरेंट्स हैं, ये सारे बेनिफिशरीज हैं इसके। चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 महीने पहले इसमें चैनल बनाया था, पढ़ाना शुरू करा था, और भाई साहब 2 महीने के अंदर अंदर मैं अचंभित हूँ, सरप्राइज हूँ भाई साहब। 2K सब्सक्राइबर गेन हो गए हैं मात्र 2 महीने में। बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगता है। हो सकता है इससे ज़्यादा लोग कर लेते हों, लेकिन भाई मैं ना तो मैंने कोई प्रमोशन करा है, ना किसी वेबसाइट पर जाकर मैंने अपनी बैनर लगाए हैं, या फिर कहीं पर मैंने इसको शेयर करा है। सिंपल मैंने वीडियो डाली है, आप लोगों तक यूट्यूब ने खुद से पहुँचाई है, और आपको कंटेंट पसंद आया है, तभी ये 2K का नंबर अचीव हुआ है। मैं वादा करता हूँ, पहले से करता आया हूँ, कि इस चैनल को देश का नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल बनाना है हमको, एटॉमिक इंग्लिश को, जिसमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सपोर्ट से मैं काफ़ी ज़्यादा डिलाइटेड हूँ, ग्रेटफुल हूँ। आपने बहुत सपोर्ट दिखाया है, इतनी जल्दी ये नंबर अचीव करना पॉसिबल नहीं था। सो जितने भी बच्चे, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पढ़ते हैं मुझसे रोज़ इस क्लास पर, इस चैनल पर ये जो क्लासेस लेते हैं, उन सभी को मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास। एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स। प्रेफरेंस, पहला है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है पसंद या फिर प्राथमिकता। अ ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन ऑल्टरनेटिव ओवर अनदर। हमारे पास 2 चॉइस हैं, चॉइस नंबर 1 और चॉइस नंबर 2। अगर हम चॉइस नंबर 1 की जगह चॉइस नंबर 2 को प्रेफरेंस दे रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं, तो वो उसका क्या हो गया, प्रेफरेंस देना हो गया। शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर टी ओवर कॉफ़ी। उसका क्या स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस है, मतलब चुनाव है किस चीज़ को लेकर, टी 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 को लेकर, किस पर, कॉफ़ी। तो वो टी को ज़्यादा पसंद करता है, तो प्रेफरेंस किसको दिया उसने, टी को। तो प्रेफरेंस मतलब पसंद या फिर प्राथमिकता। सिनोनिम इसका देख लेते हैं। चॉइस होना, लाइकिंग होना और इंक्लिनेशन होना। इंक्लिनेशन को मार्क करो, अच्छा वर्ड है। अच्छा, एक तरफ तो पसंद है ना, लाइकिंग है, चॉइस है, लेकिन दूसरी तरफ इनडिफरेंस है, मतभेद है, अपैथी है, डिसफेवर है। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, डिसफेवर, अपैथी और इनडिफरेंस। अपैथी को मार्क कर लो। नेक्स्ट अगला वर्ड है इंटरेस्टेड। वर्ब होता है सौंपा या फिर भरोसा, भरोसे पर दिया, इसको बोलते हैं इंटरेस्टेड। असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डूइंग समथिंग। किसी को आपने किसी काम को करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जिम्मेदारी सौंप दी, उसी को बोलते हैं इंटरेस्टेड। द मैनेजर इंटरेस्टेड हिम विद, और इंटरेस्टेड के साथ में ना विद आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन विद आता है। तो मैनेजर ने क्या करा है, इंटरेस्टेड हिम विद, तो उसको क्या दिया है, जिम्मेदारी दी है, द टास्क ऑफ हैंडलिंग द कंपनीज फाइनेंसेस। जो कंपनी को के फाइनेंसेस को हैंडल करने का जो टास्क है ना, कार्य है, उसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसको इंटरेस्ट करा गया है। असाइंड, असाइन कर दिया उसको, डेलीगेटेड और हैंडेड ओवर। 3 सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो जिम्मेदारी दी गई, रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई, इंटरेस्ट कर दिया गया, लेकिन दूसरी तरफ विदहेल्ड कर दिया, डिनाइड मतलब मना कर दिया, रिटेन्ड उसको हटा दिया वहाँ से, तो चीज़ें उल्टी हो गई। एंटोनिम्स हो जाता है विदहेल्ड, डिनाइड और रिटेन्ड। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। नाउन होता है नौकरशाही या फिर प्रशासकीय तंत्र को बोलते हैं। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और बिजनेस विद रिजिड रूल्स एंड मैनी लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम है या बिजनेस का ऐसा सिस्टम है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिजिड, काफ़ी ज़्यादा कठोर रूल्स हैं, और मैनी लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चीज़ें बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में फंसी हुई हैं, कई प्रोसेस से होकर चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। द ब्यूरोक्रेसी डिलेड द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट। ब्यूरोक्रेसी ने क्या कर दिया है, डिले कर दिया है अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की स्वीकृति को। तो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, कोई ऑफिशियल्स के द्वारा अगर कोई काम हो रहा है ना, किसी भी गवर्नमेंट में अगर ऑफिशियल्स ही सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। ओके, अच्छा इसके सिनोनिम देख लो। सिनोनिम हो जाते हैं इसके एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट और रेड टेप। ठीक है, रेड टेप क्या, ये ब्रांड नहीं है यार, ये जो आप रेड टेप से कपड़े जूते खरीदते हो वो नहीं है ये। रेड टेप का मतलब होता है लाल फीता चाहिए, एक तरीके का गवर्नमेंट का वो होता है ये, मतलब एक तरीके का क्या बोलते हैं इसको, गलत चीज़ है ये गवर्नमेंट के अंदर, कि भाई आप गवर्नमेंट में कोई काम कराने चले गए किसी डिपार्टमेंट में, और फिर वो ना बहुत सारे प्रोसेस से होकर गुजर रही है, बिना बात के वो रेटिपिज्म हो रही है, उसमें कई सारे प्रोसेस के थ्रू फिल्टर होकर जा रही हैं चीज़ें, तो वो होता है फालतू की और जो ज़रूरत भी नहीं है जिनकी, तो उसको बोलते हैं रेटिपिज्म। तो एडमिनिस्ट्रेशन होना, गवर्नमेंट, ये 3 इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो देखो ब्यूरोक्रेसी क्या होती है ना, एक टाइप की गवर्नमेंट ही है, वो उनको ऑफिशियल रन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनार्की है, कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योस है ना, और सिंप्लिसिटी है। तो फिर क्या हो गया, ये तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, एनार्की, क्योस और सिंप्लिसिटी। आगे अगला वर्ड है डिफ्लेक्ट। वर्ब होता है मोड़ना या टालने को बोलते हैं डिफ्लेक्ट।
टू कॉज समथिंग टू चेंज डायरेक्शन, टू अवॉइड आंसरिंग डायरेक्टली। किसी डायरेक्शन को चेंज कर देना, मोड़ देना, उसी को बोलते हैं डिफ्लेक्ट करना। ही ट्राई टू डिफ्लेक्ट द ब्लेम ऑन टू हिज कलीग। उसने क्या ट्राई करा है? उसने करा है ट्राई डिफ्लेक्ट करने का। किस चीज़ को? ब्लेम को। ब्लेम होता है मतलब किसी पर आरोप लगाने का। किस पर? ऑन टू हिज कलीग, अपने कलीग पर। तो डिफ्लेक्ट क्या कर दिया उसने? उसने चीज़ों को मोड़ दिया, अपने ऊपर ना लेकर उसने दूसरे की तरफ कर दिया, तो उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। डाइवर्ट करना, डोज करना और अवॉइड करना, 3 सिनोनिम हो जाते हैं। डोज को मार्क करो। अच्छा, एक तरफ तो टाल दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्रंट करा है, उसका सामना करा है, उसको फेस करा है और डायरेक्ट बिल्कुल सामने से आए हैं। तो 3 इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, कन्फ्रंट, फेस और डायरेक्ट। कन्फ्रंट को मार्क कर लो। फैक्शनल, अगला वर्ड है फैक्शनल। एडजेक्टिव होता है, गुटबाजी से संबंधित होता है, इसको बोलते हैं फैक्शनल। रिलेटेड टू स्मॉल ऑफन कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स विद इन अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर बहुत सारे गुट बन जाते हैं, बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं फैक्शनल। द पार्टी सफर्ड फ्रॉम फैक्शनल डिस्प्यूट्स। पार्टी किस चीज़ से पीड़ित है? डिस्प्यूट होती है, झगड़े होते हैं, और कैसे? फैक्शनल, मतलब कुछ गुट बट गए हैं तो उनके बीच में होते हैं डिस्प्यूट्स। सिनोनिम देखते हैं इसका, सेक्टेरियन। सेक्टेरियन देखो, सेक्ट से बना है ना, सेक्ट होता है क्या? पंथ होता है, तो पंथ में बट गई चीज़ें, तो सेक्टेरियन हो गया। डिविजिव मतलब बटा हुआ है, पार्टीशन वही है बटा हुआ, तो तीनों चीज़ें हो गई। अच्छा, एक तरफ तो चीज़ें बट गई हैं, सेक्टेरियन है, डिविजिव है, दूसरी तरफ यूनिफाइंग है, मिली हुई हैं, कोऑपरेटिव है, साथ में मिलकर काम कर रही हैं, और हारमोनियस है। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, यूनिफाइंग, कोऑपरेटिव और हारमोनियस। हारमोनियस को मार्क कर लो। अगला वर्ड है बूस्ट। वर्ब भी होता है, नाउन भी होता है। बढ़ावा देने को या सहायता को बोलते हैं बूस्ट करना। कहते हैं ना किसी का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया, तो मतलब क्या हो गया? बढ़ गया। टू इंक्रीज और इम्प्रूव, इंक्रीज होना या फिर इम्प्रूव होना किसी चीज़ का, एंड इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट। ठीक है जी। द न्यू पॉलिसी गेव अ बूस्ट। नई पॉलिसी ने क्या दिया? एक बूस्ट दिया है, बढ़ावा दिया है, ग्रोथ दी है टू द इकोनॉमी, इकोनॉमी को। इंक्रीज होना, एनहांस करना और एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई मार्क करो, बहुत अच्छा वर्ड है, बढ़ाना। अच्छा, एक तरफ तो बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ रिड्यूस हो रही है कोई चीज़, लोअर कम करा जा रहा है और डिमिनिश हो रही है, तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, रिड्यूस, लोअर और डिमिनिश। डिमिनिश कर लो मार्क। बेड रॉक। बेड रॉक नाउन होता है, आधार या नींव को बोलते हैं, बेसमेंट को, उसको बोलते हैं बेस को, बेड रॉक। द फंडामेंटल प्रिंसिपल और बेसिस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का आधार है, उसी को बोलते हैं बेड रॉक। ऑनेस्टी इज द बेड रॉक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ऑनेस्टी क्या है? जो ईमानदारी है वो क्या है? किसी भी रिलेशनशिप का बेड रॉक है, मतलब उसका आधार, बेस है, कोर है उसका। सिनोनिम देखते हैं, फाउंडेशन, कोर और बेस। ठीक है, फाउंडेशन होना, कोर होना और बेस होना। अच्छा, एक तरफ तो बेस है लेकिन दूसरी तरफ सुपरफिशियलिटी है, मतलब कोई आधार नहीं है, इधर उधर से चीज़ें हैं। अनरिलायबिलिटी है, रिलाई नहीं कर रही किसी चीज़ पर। और इनस्टेबिलिटी है, भाई बेस होगा तो फिर तो चीज़ें स्टेबल रहेंगी, लेकिन बेस ही नहीं है तो फिर इनस्टेबिलिटी है। तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं। अगला वर्ड है मल्टीट्यूड। नाउन बोलते हैं भीड़ या फिर बहुतायत। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नंबर में है, पीपल हो सकते हैं, चीज़ भी हो सकती है, थिंग्स, उसी को बोलते हैं मल्टीट्यूड। अ मल्टीट्यूड ऑफ फैंस मतलब बहुत सारे फैंस, बहुत सारे नंबर्स में फैंस गैदर्ड, इकट्ठा हो गए, टू सी द सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी को देखने के लिए। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना। तो मल्टीट्यूड क्या होगा? क्राउड, मास, बहुत सारे लोग होते हैं उनको मास बोलते हैं, और मिरियाड, मिरियाड को मार्क कर लो। तो 3 इसके हो जाते हैं सिनोनिम। अच्छा, एक तरफ तो भीड़ है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ स्केर्सिटी है, कमी है। फ्यू, बहुत थोड़े से हैं। हैंडफुल, हैंडफुल वही होता है थोड़ा सा। एक हाथ में कितनी चीज़ें भर लोगे आप? आपका हैंडफुल है तो एक हाथ में कितनी चीज़ें जाएंगी? बहुत थोड़ी सी आएंगी ना यार, छोटा सा ही तो हाथ होता है हमारा। तो हैंडफुल मतलब बहुत थोड़ा सा। तो मल्टीट्यूड मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका उल्टा स्केर्सिटी, फ्यू और हैंडफुल। आगे परव्यू है। परव्यू होता है एक नाउन, अधिकार क्षेत्र को बोलते हैं या फिर कार्य क्षेत्र को। द स्कोप ऑफ रेंज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का रेंज है उसी को बोलते हैं, स्कोप है उसी को बोलते हैं परव्यू। द इश्यू फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ द लीगल डिपार्टमेंट। जो इश्यू है, जो मुद्दा है, वो कहाँ आता है? वो आता है परव्यू में, लीगल डिपार्टमेंट के। परव्यू का एक और वर्ड मिल जाएगा आपको, जुरिस्डिक्शन, JURISDICTION, जुरिस्डिक्शन, ये होता है कार्य क्षेत्र। तो स्कोप होना, डोमेन, डोमेन मैंने बताया एरिया को बोलते हैं ना, और रेंज, 3 हो गए सिनोनिम। तो आगे देखो, अच्छा एक तरफ तो कार्य क्षेत्र आ रहा है, उसकी वहाँ पर सीमा है, उसके कार्य क्षेत्र में आता है, उसकी रेंज में आता है, लेकिन दूसरी तरफ लिमिटेशन है, लिमिट लगी है, रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं कि भाई रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं वहाँ पर, उससे आगे नहीं होंगी चीज़ें, बाउंड्री है किसी चीज़ की। तो तीनों इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, लिमिटेशन, रेस्ट्रिक्शन और बाउंड्री। वेलफेयर। वेलफेयर एक नाउन होता है, कल्याण या भलाई को बोलते हैं वेलफेयर। द हेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रोस्पेरिटी ऑफ अ ग्रुप और पर्सन, किसी व्यक्ति की हेल्थ, हैप्पीनेस या प्रोस्पेरिटी को बोल देते हैं
वेलफेयर। देखो, भलाई को या कल्याण को ही बोलते हैं, किसी की भलाई कर रहे हो तो मतलब आप उसका वेलफेयर कर रहे हो। द गवर्नमेंट शुड फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन। गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए? लोगों की भलाई के लिए, देखभाल, उनके कल्याण के लिए काम करना चाहिए अपने नागरिकों के। वेलबींग होना, प्रॉस्पेरिटी और बेनिफिट, तीन सिनोनिम्स हो जाते हैं। अच्छा, एक तरफ तो भलाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ माइजरी है, दुख है, हार्डशिप है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है, सफरिंग है, काफ़ी ज़्यादा पीड़ा है। माइजरी को मार्क करो, हार्डशिप भी ठीक है, इसको मार्क कर लो। चलिए, वर्ड्स तो कंप्लीट हो गए हैं, अब हम ईडियम फ्रेज देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखो, ऑलरेडी 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड ईडियम्स एंड फ्रेजेस चैनल पर अवेलेबल हैं। 2 पार्ट में बनाया उनको, हंड्रेड्स इन ईच, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में वहाँ से रिपीट होता है, और 2 से 3 ईडियम एंड फ्रेजेस वहाँ से आपको ज़रूर देखने को मिलते हैं। उनको ट्रिकी तरीके से बताया उनको, उसको पढ़ते पढ़ते आप याद कर जाओगे यार। वो 2 घंटे की वीडियो है, उसको आप पढ़ते पढ़ते याद कर जाओगे, और एग्ज़ाम में किसी में भी 2 से 3 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो उनको ज़रूर देख लें, चैनल में उस पर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में मिल जाएगा आपको, इसका ईडियम एंड फ्रेजेस के नाम से। क्रॉस स्वॉर्ड्स, तलवारें भिड़ना। स्वॉर्ड होती है तलवार, और क्रॉस मतलब ऐसे ये वाला जो होता है। तो जब ये देखो, 2 तलवारें आपस में ऐसे कब होंगी? जब वो लड़ेंगे, जब आपस में भिड़ेंगे। तो मतलब क्या है कि आर्ग्यूमेंट होना या फिर फाइट होना किसी के बीच में, उसी को बोलते हैं क्रॉस स्वॉर्ड्स। भाई, तलवार तो एक ऐसे होती है ना, लेकिन जब वो ऐसे हो गई तो मतलब क्या हो गया? 2 तलवारें आपस में भिड़ गई, मतलब झगड़ा हो गया। तो क्रॉस स्वॉर्ड्स मतलब तलवारें भिड़ाना या फिर फाइट करना। द टू पॉलिटिशियंस ऑफन क्रॉस स्वॉर्ड्स। 2 पॉलिटिशियंस के बीच में अक्सर लड़ाई रहती है ड्यूरिंग डिबेट्स के बीच में। क्राई फॉर द मून। अच्छा, कोई बच्चा रोने लग जाए कि मुझे तो मून चाहिए, मुझे तो चंदा चाहिए, चांद चाहिए, तो क्या है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल टास्क है ना। कौन ला के दे देगा यार बच्चे को मून? कौन ला के दे देगा बच्चे को? क्या किसी बड़े को भी दे दोगे क्या? तो मतलब असंभव चीज़ है। और बच्चा क्या कर रहा है? रो रहा है, उसकी डिमांड कर रहा है, मतलब तो असंभव चीज़ की मांग करने को बोलते हैं क्राई फॉर द मून। टू आस्क फॉर समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू अचीव। कोई ऐसी चीज़ है जिसको पॉसिबल ही नहीं है जिसको अचीव करना, उसकी डिमांड करना, उसी को बोलते हैं क्राई फॉर द मून। एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट लाइफ इज लाइक क्राइंग फॉर द मून। एक परफेक्ट लाइफ को जीने मांग की एक्सपेक्टेशन रखना, ये क्या है? ये इम्पॉसिबल टास्क है ना। परफेक्ट लाइफ क्या होती है बताओ आप? किसी की लाइफ परफेक्ट होती है क्या? सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, कुछ ना कुछ दुख, हार्डशिप्स होते हैं। तो परफेक्ट लाइफ कुछ जैसा कुछ होता नहीं है ऐसा। तो एक्सपेक्टिंग अ परफेक्ट लाइफ इज लाइक क्राइंग फॉर द मून। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। स्पिल्ड मिल्क होता है जैसे दूध बिखरने को बोलते हैं। देखो, दूध गिर गया और फिर गिर गया, उसके बाद आप रो रहे हो, तो मतलब अगर वो दूध गिर गया, नुकसान तो जो होना था हो गया, उसके बाद आप क्यों चिल्ला रहे हो उस पर? तो उसी को बोलते हैं बीती बातों पर पछताना। टू वेस्ट टाइम वरिंग अबाउट समथिंग दैट कैन नॉट बी चेंज। किसी ऐसी चीज़ पर परेशान होना, चिंता करना जो चेंज नहीं हो सकती, तो उसी को बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 5-6 साल बर्बाद कर दिए एग्जाम की तैयारी में। अब वो क्या करते हैं? अब वो सोचते हैं कि यार हमने इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया, उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, उसे सोचकर और टाइम वेस्ट करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो? यू आर क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क। आप बीती बातों पर फालतू में पछता रहे हो। आपके हाथ में जो है उसको आप ध्यान रखो ना अभी। देर इज नो यूज देर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। देखो, बीती जो बातें बीत गई ना, उन पर रोने से कोई फायदा नहीं है। लेट्स फोकस ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। अब हमें सोल्यूशन फाइंड करने पर फोकस करना चाहिए। कट अ सॉरी फिगर। बुरा प्रभाव डालना, टू मेक अ बैड इंप्रेशन। आप खड़े हो गई और फिर आपकी जो फिगर मतलब इमेज बन गई वो बहुत सॉरी, मतलब आपकी इतनी खराब इमेज बन गई कि आपको सॉरी बोलना पड़ रहा है। कट अ सॉरी फिगर। आप कोई चीज़ काट रहे थे, आपसे वो फिगर गलत कट गई और फिर आप बोल रहे हो सॉरी, तो मतलब आपका क्या इंप्रेशन गया? बहुत खराब इंप्रेशन गया कि आप तो बहुत यार, आपको काम करना नहीं आता। तो कट अ सॉरी फिगर सिंपल है, बुरा प्रभाव डालना, एक बैड इंप्रेशन छोड़ना किसी पर। ही कट अ सॉरी फिगर ड्यूरिंग हिज जॉब इंटरव्यू ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन। उसका क्या है? उसने खराब प्रभाव डाला है। कब? अपने इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि उसकी क्या थी? ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन, उसकी प्रिपरेशन नहीं थी। चलिए फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। लुक इनटू। लुक इनटू का मतलब होता है जांच करना। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन समथिंग। किसी चीज़ को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो या एग्जामिन कर रहे हो, उसी को बोलते हैं टू लुक इनटू। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। पुलिस क्या कर रही है? देखभाल कर रही है, जांच कर रही है किस चीज़ की? केस की। तो इन्वेस्टिगेट करना, एग्जामिन करना, वही होता है लुक इनटू। आगे लुकोन। लुकोन का मतलब तो होता है देखना, लेकिन भाग ना लेना। केवल आप देख रहे हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं हो रहे। टू वॉच समथिंग हैपनिंग विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व। द क्राउड लुक्ड ऑन। क्राउड ने क्या करा है? देखा है, लेकिन बस उसमें इन्वॉल्व नहीं हुआ। द फायर फाइटर एज द फायर फाइटर्स रेस्क्यूड द फैमिली। जैसे ही फायर फाइटर्स ने, आग लगी होगी कहीं पर, वहाँ पर फायर फाइटर्स आए होंगे, तो उसने रेस्क्यू कर लिया होगा फैमिली को। तो क्राउड क्या करती है? क्राउड केवल उसको लुक ऑन करती है, देखती है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है बचाने में। लुक ओवर। लुक ओवर क्या होता है? जल्दी से जांच करना, लुक ओवर। टू क्विकली एग्जामिन और रिव्यू समथिंग। किसी चीज़ को जल्दी से जांच लेना, उसका मतलब लुक ओवर करना। द टीचर लुक ओवर
आर असाइनमेंट्स बिफोर सबमिशन। सबमिशन से पहले टीचर ने क्या करा है, लुक ओवर करा है असाइनमेंट को, क्योंकि भाई उस टाइम पे तो बहुत जल्दी जल्दी देखेगा ना, वो क्विकली देख लेगा उसको उस टाइम पे टीचर, लेकिन बाद में उसको डिटेल में देखेगा। तो लुक इनटू डिटेल में जांच करना, लुक ओवर मतलब जल्दी जल्दी जांच करना, एक मतलब ऊपर ऊपर से देख लेना किसी चीज़ को। लुक थ्रू ध्यान से देखना या पढ़ना। लुक थ्रू क्या होता है, ध्यान से देख रहे हो आप किसी चीज़ को, रीड कर रहे हो, एग्जामिन कर रहे हो बहुत ज़्यादा केयरफुली, तो वही होता है लुक थ्रू। शी लुक थ्रू द डॉक्यूमेंट्स बिफोर साइनिंग दैम। तो हमेशा आपको भी करना चाहिए, लुक थ्रू करना चाहिए। होता है ना कि कुछ लोगों से धोखे में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन करा लिए जाते हैं और रोड पर आ जाते हैं फिर वो, तो वो क्या होता है लुक थ्रू, मतलब आपको लुक थ्रू करना है, बहुत ध्यान से देखना है किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले। चलिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं आज के। और शुरू करने से पहले मैं अगेन बताना चाहता हूँ 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिए हैं। 2 वीडियोज़ हैं 100 इन ईच और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। 5 से ज़रूर 2 से 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सेलेक्टेड है बहुत ज़्यादा 200, है ना, और रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उनको देखें और अपने 2 से 3 मार्क्स ज़रूर सिक्योर करें। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। 1-1 घंटे का है, अगर 2x पर देखोगे तो 1 ही घंटे में वो खत्म हो जाएगा। चलिए अपोस्टल। अपोस्टल क्या होता है, एक प्रचारक या प्रेरक को बोलते हैं अपोस्टल। अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और प्रोपोनेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बिलीफ और कोज। देखो किसी चीज़ का काफ़ी बड़ा सपोर्टर है ना, किसी बिलीफ का या फिर कोज का, तो उसी को बोलते हैं अपोस्टल। महात्मा गांधी वॉज एन अपोस्टल ऑफ नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी क्या थे, अपोस्टल थे, बहुत ज़्यादा सपोर्टर थे किस चीज़ के, नॉन वायलेंस, अहिंसा के। ठीक है, अपोस्टल मतलब किसी चीज़ का प्रचारक होना, उस चीज़ का वो सपोर्ट करेगा बहुत बड़ा। एक्कोलेड होता है सम्मान या पुरस्कार, एक अवार्ड है या प्रेज है गिवन एज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अचीवमेंट। लाइफ में अगर कोई अचीवमेंट करा है तो उसके बाद जो आपको पुरस्कार मिलता है, सरकार दे या कोई भी दे, उसको बोलते हैं एक्कोलेड। ठीक है जी। पद्मश्री वगैरह जो वो बढ़ते हैं ना, अवार्ड बढ़ते हैं, जो सेरेमनी होती है ना, जो जिसमें आपको भारत रत्न मिल जाता है, ये सारी चीज़ें, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये है एक्कोलेड। साइंटिस्ट रिव्यूड एन एक्कोलेड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च। साइंटिस्ट को क्या रिसीव करा है उसने, एक एक्कोलेड को रिसीव करा है, मतलब उसको पुरस्कार मिला है फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च, उसके एक बड़ी रिसर्च के लिए। आगे एक्रीमोनियस, कटु या फिर तीखा, फुल ऑफ बिटरनेस एंड शार्पनेस एस्पेशली इन स्पीच और डिबेट। काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हेट्रेड स्पीच है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिटरनेस है, कड़वाहट है, उसी को बोलते हैं एक्रीमोनियस। डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स टर्न एक्रीमोनियस। डाइवोर्स की जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी कोर्ट में, वो कैसी हो गई, एकदम एक्रीमोनियस हो गई, काफ़ी ज़्यादा कड़वाहट उसमें आ गई, क्योंकि प्रोसीडिंग्स के बाद क्या हुआ, एज बोथ पार्टीज रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज़, क्योंकि दोनों पार्टी ने कंप्रोमाइज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया। तो एक्रीमोनियस क्या है, कड़वाहट हो जाना किसी चीज़ में, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाना कोई चीज़। अगला वर्ड है अपार्थीड। नस्लीय भेदभाव या रंगभेद को बोलते हैं अपार्थीड। एक ऐसी पॉलिसी या सिस्टम है जो रेशियल सेग्रीगेशन और डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बेस्ड है, उसको बोलते हैं अपार्थीड। अपार्थीड इन साउथ अफ्रीका एंडेड इन द अर्ली 1990s। जो अपार्थीड था, वहाँ पर जो नस्लीय भेदभाव था साउथ अफ्रीका में, वो कब ख़त्म हुआ है, 1990s के शुरुआत में ख़त्म हुआ है। चलिए वो कैब की प्रैक्टिस, हाँ अब हम वो खतरनाक काम करेंगे भाई साहब, जिसके बाद आपको जो भी आपने अभी तक पढ़ा है वो सारा कुछ अभी इसी क्लास में याद हो जाएगा। हम करेंगे वोकैब की प्रैक्टिस और काफ़ी मज़ा आएगा यार, यहीं पर आपको याद हो जाएगा सारा करते करते। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या है, प्रेफरेंस का मतलब है आपके पास ऑप्शन है, अ ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन ऑप्शन, हाँ ये हो सकता है, कंप्लीट लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, सडन डिसलाइक नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट। आपके पास ऑप्शन है और आप एक चीज़ को ज़्यादा लाइक कर रहे हो, अ ग्रेटर लाइकिंग फॉर वन ऑप्शन, ये ऑप्शन करेक्ट। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड का मतलब होता है दिया गया है, तो उसका सिनोनिम देख लेंगे, डिलीगेटेड हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। विदेल्ड मतलब हटा दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, डिटेन, तीनों इसके एंटोनिम्स हैं, तो डिलीगेटेड ये होता है इसका सिनोनिम, बी ऑप्शन करेक्ट। विच वर्ड मीन्स एक्सेसिव गवर्नमेंट, रूल्स एंड प्रोसीजर्स। बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एक्सेसिव रूल्स हैं, है ना, और प्रोसीजर्स हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्ट नहीं है, मल्टीट्यूड तो बहुत सारे होते हैं, बेडरॉक आधार को बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट के एक्सेसिव रूल्स और रेगुलेशंस हैं, बी ऑप्शन करेक्ट। मीनिंग पूछा है डिफ्लेक्ट की, कि भाई डिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है। डिफ्लेक्ट का मतलब तो वही होता है ना कि चीज़ों को इधर उधर कर देना, मोड़ देना, है ना, तो वही होता है। चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ही ट्राइड टू डिफ्लेक्ट द ब्लेम ऑन टू अदर्स। तो डिफ्लेक्ट उसने मतलब उसने क्या ट्राई करा होगा, ब्लेम है, दूसरों पर उसने टालने का या फिर दूसरों के ऊपर मरने का कोशिश करी होगी उसने, एक्सेप्ट तो नहीं करा उसने,
है ना, सॉल्व भी नहीं कर दिया इश्यू और इंक्रीज भी नहीं करी, उसने क्या करा है, ब्लेम को अवॉइड कर दिया कि अपने ऊपर ना लेकर दूसरों पर डाल दिया। बी ऑप्शन करेक्ट। आगे, फैक्शनल पॉलिटिक्स कौन सी है, उसका क्या मतलब होता है। देखो फैक्शनल क्या होता है भाई, गुटों में बट गई हैं कोई चीज़ें, तो वही है फैक्शनल पॉलिटिक्स। एक पॉलिटिकल सिस्टम है बेस्ड ऑन यूनिटी, यूनिटी नहीं है, बटा हुआ है। एक सिस्टम है डिवाइड हो गया है, कन्फ्लिक्टिंग ग्रुप, यही हो जाएगा। कन्फ्लिक्ट हो रही है, बट चुका है, तो फैक्शनल मतलब बटा हुआ है। डिक्टेटरशिप नहीं है, फॉर्म ऑफ गवर्नेंस भी नहीं है। देखो अगला देखते हैं, वर्ड पूछा है इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट का क्या होता है। कोई चीज़ बढ़ रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो डिफ्लेक्ट तो टालने को बोलते हैं, दूर करने। इंटरेस्ट भी नहीं है, परव्यू भी नहीं है, बूस्ट होता है वो। बूस्ट का मतलब होता है इंक्रीज करना या फिर इम्प्रूवमेंट करना। बेडरॉक तो आधार होता है और उसका पूछा है एंटोनियम, तो बेडरॉक का उल्टा क्या हो जाएगा। देखो फाउंडेशन, फाउंडेशन तो यही हो गया, कोर ये भी वही हो गया, और स्टेबिलिटी भाई किसी चीज़ में आधार है वही तो स्टेबल रहेगा, तो ये भी नहीं है। सुपरफिशियलिटी है कि चीज़ें अलग हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल, बहुत ज़्यादा नंबर में है कोई चीज़ तो वो तो मल्टीट्यूड होती है, ये ऑप्शन करेक्ट। ब्यूरोक्रेसी अलग है, ऑफिशियल्स को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। परव्यू नहीं है और वेलफेयर भी नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट। परव्यू का मतलब पूछा है, इफ़ समथिंग फॉल्स अंडर योर परव्यू, अगर कोई चीज़ आपके परव्यू में है, मतलब क्या है, आपके जुरिडिक्शन में है, आपके क्षेत्र में है, कार्य क्षेत्र में, इसका मतलब पूछा है। बियॉन्ड योर अथॉरिटी तो नहीं है, आपकी अथॉरिटी में है वही चीज़। इट इज़ विद इन योर रेंज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये आपकी रेंज में है। आगे, वेलफेयर का मतलब पूछा सेंटेंस में, वेलफेयर का क्या मतलब है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक वेलफेयर, तो पब्लिक के वेलफेयर मतलब उसकी भलाई कल्याण के लिए जिम्मेदार है गवर्नमेंट। कॉजिंग हार्म, तो वो गवर्नमेंट क्या हार्म कर रही है पब्लिक को, नहीं। एंश्योरिंग वेलबींग एंड प्रोस्पेरिटी, हाँ ये एंश्योर कर रहे हैं कि उनकी लोगों की, सिटीजन्स की वेलबींग रहे और प्रोस्पेरिटी रहे, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे, विच ईडियम मीन्स टू हैव एन आर्ग्यूमेंट और फाइट, फाइट करने को क्या बोलते हैं। ईडियम का मतलब पूछा है, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जो काम हो गया उसके लिए पछताना। काटे सॉरी फिगर, एक गलत प्रभाव डालना। क्राई फॉर द मून, फालतू की डिमांड करना। क्रॉस सोर्स, तलवारें ऐसे हो गई क्रॉस, तो मतलब क्या, लड़ाई शुरू हो गई, फाइट, ये ऑप्शन करेक्ट। तो एक्सपेक्ट द इम्पॉसिबल, आप इम्पॉसिबल को एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वही है ना, क्राई फॉर द मून, आप चांद की डिमांड कर रहे हो, बी ऑप्शन करेक्ट। इफ समन इज वेस्टिंग टाइम रिग्रेटिंग द पास्ट, कोई व्यक्ति अगर पास्ट के बारे में रो रहा है ना, रिग्रेट कर रहा है, तो उसका क्या मतलब है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, वो पछता रहा है, मतलब दूध बिखर गया उसके लिए पछता रहा है, मतलब पुरानी किसी बात जो हो गई उसको टाला नहीं जा सकता, अब उसके लिए पछता रहा है। कटे सॉरी फिगर, काट रहे थे आप, आपसे गलत फिगर कट गई तो आप अब सॉरी बोल रहे हो, मतलब आपने गलत इंप्रेशन गया आपका, बैड इंप्रेशन, ये ऑप्शन करेक्ट है। मेक अ बैड इंप्रेशन। आगे, लुकिंग इनटू, भाई लुकिंग इनटू का क्या मतलब होता है। लुकिंग इनटू का तो मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन करना, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कि लुकिंग इनटू क्या होता है भाई, लुकिंग इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है जी, चलिए आगे। 16, टू ऑब्जर्व समथिंग विदाउट पार्टिसिपेटिंग, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है लुक ऑन करना। किसी चीज़ को आप लुक ऑन कर रहे हो, बस देख रहे हो, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे, ये ऑप्शन। लुक ओवर का क्या मतलब है, लुक ओवर का मतलब होता है भाई साहब आप जल्दी से किसी चीज़ की जांच कर रहे हो, एग्जामिन क्विकली, ये ऑप्शन करेक्ट है। आप चीज़ों को जल्दी जांच रहे हो, डीपली नहीं कर रहे हो, इग्नोर भी नहीं कर रहे हो, किसी चीज़ को देख भी नहीं रहे हो। लुक थ्रू का क्या मतलब होता है, लुक थ्रू का मतलब होता है आप किसी चीज़ की रीडिंग, एक डॉक्यूमेंट को आप लुक थ्रू कर रहे हो, मतलब डिटेल में पढ़ रहे हो उसको। रीड इट केयरफुली, ये ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। आप फेंक नहीं दे रहे हो, इग्नोर भी नहीं कर रहे, रीराइट भी नहीं कर रहे, ये ऑप्शन करेक्ट। आप उसको बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हो। आगे, अगला है अपोस्टल। अपोस्टल क्या होता है भाई, एक फॉलोवर या सपोर्टर है ना किसी चीज़ का, किसी बिलीफ का, उसी को तो बोलते हैं। एक फॉलोवर है या प्रमोटर है किसी बिलीफ का, वही होता है प्रचारक। जैसे महात्मा गांधी क्या थे, अहिंसा के वो प्रचारक थे, अपोस्टल थे, ये ऑप्शन करेक्ट है। क्रिटिक नहीं होता रिलीजन का, सोशल रिफॉर्म के खिलाफ नहीं है, साइंटिस्ट भी नहीं है। नेक्स्ट, एक अवार्ड है गिवन फॉर अचीवमेंट। अचीवमेंट के लिए कोई आपको मिल गया कोई अवार्ड, तो उसको क्या बोलते हैं। देखो कोई अवार्ड मिलता है उसको बोलते हैं अकोलेट। अकोलेट होता है क्या, एक अवार्ड, जैसे पद्मश्री, भारत रत्न, खेल रत्न, ये जो मिलते हैं ये सब क्या है, अकोलेट हैं ये। अपोजिट पूछ लिया एक्रीमोनियस का, ठीक है, तो एक्रीमोनियस का अपोजिट बता दो भाई, एक्रीमोनियस का क्या होता है। एक्रीमोनियस क्या होता है, कड़वाहट होती है ना, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाना, बिटर हो जाना, तो बिटर तो इसका क्या हो गया, सिनोनियम हो गया। हार्श भी इसका सिनोनियम हो गया और सीवियर भी सिनोनियम हो गया, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, फ्रेंडली, मित्रता में है, बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे, विच वर्ड रिलेटेड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किसको बोलते हैं। अपार्थिड होता है यार वो तो,
अपार्थित का मतलब क्या है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक्कोलेट तो वो हो गया, अवार्ड हो गया, अपोस्टेट भी नहीं है, और ब्यूरोक्रेसी तो ऑफिशियल्स होते हैं, तो ये सब गलत है। अपार्थित इज द करेक्ट आंसर। आगे आंसर की जो उसमें मिली हुई है आपको पीडीएफ में, आप टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करो, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सारे कुछ एक बार खुद से पढ़ लो और बाद में ना प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने के बाद जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आपको आंसर फाइंड करने आ जाएंगे, और ये सारी वर्ड्स जितना कुछ आपने अभी पढ़ा है ना, ये सारा कुछ, तो ये सब आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। ऑलराइट, आज मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरा मन नहीं था आज क्लास बनाने का, लेकिन फिर भी मैंने क्लास को बनाया। होपफुली मैं ऐसे ही करता हूँ यार, चीज़ों को टालना की जगह मैं उसको कर ही लेता हूँ। आप भी कोशिश करा करें, अगर आप थोड़े बहुत बीमार हैं तो आप अपनी पढ़ाई को रोका मत करें, आप अपनी तैयारी बरकरार रखा करें। छोटे मोटे बुखार से जुकाम से कुछ नहीं होता है, आप लगातार अपनी तैयारी जारी रखा करें। ऑलराइट, अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे, अरे हाँ एक चीज़ रहेगी ना, 2 वर्ड बताओ ना भाई, 2 वर्ड तो बता के जाओ यार, ये तो मैं तुमसे रोज़ पूछूंगा, ये तो बताने ही पड़ेंगे आपको। आज क्या क्या मैंने बताया है तो देखते हैं। एक तो आप मुझे बताओ आज, एक तो बता दो आप भाई साहब मुझे, बूस्ट का बता दो, बी से ही ले लेते हैं दोनों, बूस्ट बता दो और बेड रॉक, ठीक है। इन दोनों के, बेड रॉक के और बूस्ट के, मुझे बता दो आप सिनोनिम, हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल वो बता दो, ठीक है। कमेंट में ड्रॉप करो, और जिसका भी आंसर ठीक होगा उसको मैं लाइक कर दूंगा, ठीक है जी। चलिए, आपको मेरे एफर्ट्स अगर अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि कंटेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ठीक है, शेयर करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं यार। आप देखो, मैं आपके लिए 3 घंटे वेस्ट करता हूँ डेली, ठीक है, 3 घंटे में दोनों क्लासेस बनती हैं, और आप क्लास देखते हो और ऐसे ही चले जाते हो यार। कम से कम कमेंट तो करके जाया करो, एटलीस्ट थैंक्स बोल जाओ, इतना बोल जाओ यार अच्छी क्लास है, कुछ तो बोल के जाओ यार, खाली ऐसे मत जाया करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है भाई, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।